नमस्कार। आज हम जनसंख्या के संदर्भ में जो भाषाएं हैं भारत में उस पर बात करेंगे। 2025 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी उस पर हम बात करेंगे। भारत में जो भारतीय भाषाएं हैं, बोली है, उनको उत्पत्ति के आधार पर कितने समूह में बांटा गया है उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले हमने लगातार जनसंख्या वितरण और जनसंख्या वृद्धि को लेकर के 2 वीडियो हमने बनाए थे, जिसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पे हमने चर्चा की थी। तो हम नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं और इसमें हम बात कर लेते हैं कुछ एक जो जनसंख्या से संबंधित जो रिलीजियस है उससे संबंधित जो जनसंख्या कितनी उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ग्रियर्सन के अनुसार, ये विद्वान है, ग्रियर्सन के अनुसार और भारत का भाषाई जो सर्वेक्षण किया गया था 1903 और 1928 के बीच, भारत का भाषाई सर्वेक्षण, और उसके अनुसार भारत में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां थी। तो आप समझिए इस चीज को कि भारत में 179 भाषाएं बोली जाती हैं और 544 जो है लगभग बोलियां थी। और ये किसके अनुसार बताई गई है? ग्रियर्सन के अनुसार। और उसमें भी उन्होंने जो भारत का भाषाई सर्वेक्षण किया था उसके आधार पर ये बात कही गई है। अब सीधी सी बात है, प्रश्न के हिसाब से आप इस जो बिंदु है इसको देखिए और प्रश्न आप खुद बनाइए कि ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रियर्सन के अनुसार जो भारत में भाषाएं हैं वो है 179 भाषाएं हैं। तो ये सीधा सा एक प्रश्न है, प्रश्न आप लोग बनाओ और उसके हिसाब से आप लोग इन तथ्यों को देखिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आधुनिक भारत के संदर्भ में जो बात कही गई है भाषाओं को लेकर के, उसमें आपको देखना है कि आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित की गई हैं, लिस्टेड की गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक भारत के संदर्भ में कितनी भाषाएं अनुसूचित की गई हैं। तो वो की गई है 22 की गई है। तो ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है और इसी प्रकार से इसी में से प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न बनाने की कला वो आपको भी इतने नेचुरल प्रश्न है, आप इसमें बना सकते हैं आराम से। आप सीधे प्रश्नों की तरफ न जाओ और उसमें आप लोग खुद प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए, उसको आप करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ है कि आधुनिक भारत के संदर्भ में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं। तो आपको देखना है इसका जवाब यही है कि 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे नेक्स्ट तथ्य भी बात कर लेते हैं कि अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं भारत में उनमें से जो हिंदी है, हिंदी बोलने वालों का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। इसके बाद लघुतम भाषा जो वर्ग है वो है कि संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। तो ये 2011 के अनुसार ये बात बताई गई है कि 2011 के अनुसार जो की गणना की जाती है, जो सर्वे किया जाता है उसके आधार पर बताया गया है कि अनुसूचित भाषाओं में जो अनुसूचित है जो भाषाएं हैं भारत में, उसमें सर्वाधिक बोलने वालों का प्रतिशत, हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय भाषाओं को, जो भारतीय भाषाएं हैं उनके बारे में बात की जा रही कि भारतीय भाषाओं को उनकी बोली एवं उत्पत्ति के आधार पर, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आधार क्या है कि भारतीय भाषाओं को उनकी बोली एवं उत्पत्ति के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। कितने समूह में? 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आधार क्या है? बोली एवं उत्पत्ति।
के आधार पर भारतीय भाषाओं को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एक है भारतीय यूरोपियन, जिसको कहा जाता है आर्य, और इसका जो परसेंटेज है वो है 73% है। दूसरी है द्रविड़, जो कि 20% है। इसके बाद तीसरी है ऑस्ट्रिक, जिसको निषाद भी कहते हैं, 1.38%। और इसके बाद में चीनी तिब्बती, जिसको किरात भी कहते हैं, 0.85%। तो कुल मिलाकर के जो 4 समूह में वर्गीकृत किया गया, आर्य है, द्रविड़ है, निषाद है और किरात है। ये तो 4 समूह हैं, और इनमें से जो प्रथम 2 समूह है, ये 73 आर्य और 20% द्रविड़। अब इनको आधार मान के बात करें, भारत की 98% जो भाषाएं हैं, भारत की 98% भाषाएं प्रथम 2 वर्ग, तो आर्य और द्रविड़, प्रथम 2 वर्ग हैं आर्य और द्रविड़। तो भारत की 98% जो भाषाएं हैं, भाषाएं प्रथम 2 आर्य और द्रविड़ समूहों से संबंध रखती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का, जो टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन है, उसका 79.8% यानी 79.8% भाग हिंदू समुदाय का है टोटल जनसंख्या में से। और सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, और अल्प हिंदू जनसंख्या वाला जो राज्य है भारत में वो है मिजोरम। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या है, प्रतिशत नहीं है, हिंदू जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश में है, और अल्प हिंदू जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है मिजोरम। इसके बाद में बात करते हैं कि 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का 14.2% भाग मुस्लिम समुदाय का है। किसका है? 14.2% भाग मुस्लिम समुदाय का है, और ये है 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। श्रमजीवी का मतलब है कि कितने प्रतिशत लोग जो कार्य करते हैं, कार्यशील जनसंख्या जिसको कहा जाता है, कितने दिनों तक काम करते हैं। तो उसी संदर्भ में हम बात कर लेते हैं कि श्रमजीवी जनसंख्या का जो संगठन है उसमें हम बात करते हैं कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से, ये आपको ध्यान रखना कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में यहाँ बांटा गया है। कौन कौन से वो वर्ग हैं? नंबर 1 है आपका मुख्य श्रमिक वर्ग, दूसरा है सीमांत श्रमिक वर्ग, और तीसरा है अश्रमिक। तो इनमें अंतर क्या है? अश्रमिक जैसे कि कोई कार्यशील जनसंख्या ये काम नहीं करते हैं, ये अश्रमिक हैं। बाकी ये मुख्य श्रमिक हैं जो कम से कम 6 महीने काम करते हैं, और ये सीमांत श्रमिक हैं जिनको 183 दिन या 6 महीनों से कम दिन ये काम करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि मुख्य श्रमिक ये वह व्यक्ति हैं जो 1 वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करते हैं। तो जो लोग 6 महीने काम करते हैं, 183 दिन काम करते हैं, वो मुख्य श्रमिक हैं। तो यहाँ 1% आराम से 1-2%, 3% तक यहाँ आराम से बनते हैं, प्रत्येक लाइन से पर्सन बनते हैं इनको। कि जैसे कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। कि तो उसमें कौन कौन से श्रमिक इनके नाम दे रखे हैं, और उन पर मुख्य श्रमिक निम्न में से है। तो उसमें यह कह दिया जाएगा कि 183 दिन या 6 महीने से कम काम करते हैं,
या ज्यादा काम करते हैं तो उनमें एक डाटा दे दिया जाएगा कम ज्यादा का, और उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि मुख्य श्रमिक कौन से हैं। इसलिए आपको ये लाइन बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि मुख्य श्रमिक ये वह व्यक्ति हैं जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करते हैं। तो इस श्रेणी में जो आते हैं उनको मुख्य श्रमिक कहा जाता है, जो लगभग 6 महीने पूरा काम कर लेते हैं या 6 महीने तक काम करते हैं। दूसरा है सीमांत श्रमिक, ये वह व्यक्ति हैं जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम दिन काम करते हैं। यानी कि 183 दिन या 6 महीने से जो कम काम करने वाले जो लोग हैं या व्यक्ति हैं उनको कहते हैं सीमांत श्रमिक। और इसके अलावा जो अश्रमिक हैं ये काम नहीं करते, उस श्रेणी में आते हैं। तो इसी के आधार पर जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक स्तर है किसी देश का, वो भी पता चलता है। हम बात कर लेते हैं कि भारत में श्रमिकों कौन कौन से श्रमिकों को यहाँ शामिल किया गया, मुख्य और सीमांत श्रमिक का जो अनुपात है। तो यहाँ क्या है कि भारत में श्रमिकों का जो अनुपात है वो है 39.8%, यानी 39.8% जो लोग हैं वो मुख्य रूप से काम करते हैं और कार्यशील हैं। तो यहाँ भारत में जो श्रमिकों में दोनों को शामिल किया है, कि दोनों काम करने वाले वर्ग हैं। ये एक वर्ग ऐसा है कि लगभग पूरे 6 महीने काम करता है, एक वर्ग ऐसा है कि 6 महीने से कम थोड़ा काम करता है। तो मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक इन दोनों को मिलाकर के यहाँ बात की गई कि भारत में श्रमिकों का जो अनुपात है कितना है, वो है 39.8% भाग है, और ये आंकड़ा है 2011 के अनुसार। जबकि 60% की जो विशाल जनसंख्या, लगभग 60% की जो विशाल जो संख्या है अश्रमिकों की है, और यही अपने आप में किसी देश के आर्थिक स्तर को बताने में काफी सक्षम डाटा है, क्योंकि इसी से आर्थिक स्तर का पता चलता है। यह एक आर्थिक स्तर को दर्शाता है। यानी कि लगभग जो 39.8% जनसंख्या है वो तो काम करती है, बाकी लगभग 60% जो संख्या है वो बैठ करके खाती है। अब यहाँ आर्थिक स्तर का जो अपने आप पता चल जाता है तो कैसा रहता है, जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है। आश्रित का मतलब है कि ये 39.8% जो कार्यशील जनसंख्या, उस पर ये जो 60% जो जनसंख्या वो आश्रित रहती है। तो कमाने वाले कम हो गए और यूज करने वाले ज्यादा हो गए। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने जेंडर भेदभाव को, यहाँ एक थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि एक शब्द है कि जेंडर भेदभाव को। तो यहाँ भारत सरकार ने जेंडर भेदभाव को दूर करने के लिए किस प्रकार का कार्यक्रम या किस प्रकार का सामाजिक अभियान भारत में चलाया गया था, तो उसी को लेकर के सीधा बिंदु है। और उस पर आपको ध्यान रखना कि भारत सरकार ने जेंडर भेदभाव को, लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में जो श्रम शक्ति है इसका जो सेक्टरवार संगठन देखें 2011 के अनुसार, तो इसके 3 भाग हैं। एक है प्राथमिक व्यवसाय की कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर हैं, जो कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब कि भारत में अब श्रम शक्ति का जो सेक्टरवार संगठन देखते हैं 2011 के अनुसार, तो सर्वाधिक जो श्रमजीवी या सर्वाधिक जो लोग जो कार्य करते हैं और वो कौन से व्यवसाय से संबंध रखते हैं, तो सर्वाधिक जो व्यवसाय से संबंध रखने वाले लोगों का जो प्रतिशत है 54.6% है, जो कि कृषक है और या कृषि मजदूर है, अर्थात मुख्य रूप से कृषि से जुड़े हुए कार्यों में वो लगे हुए हैं। और उनकी जो प्रतिशत स्थिति है वो है 54.6%, और वो कौन से व्यवसाय में है, प्राथमिक व्यवसाय। तो भारत में अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में श्रम शक्ति का जो सेक्टरवार संगठन देखते हैं तो उसमें सर्वाधिक किस व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं,
तो आपका ध्यान होना चाहिए प्राथमिक व्यवसाय में। तो भारत वैसे ही कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ की अधिकांश जो जनसंख्या है, हालांकि धीरे धीरे यहाँ 54% का जो आंकड़ा आ रहा है वो थोड़ा सा ठीक चल रहा है कि दूसरे व्यवसाय में लोग जा रहे हैं, कृषि को छोड़ रहे हैं। लेकिन ये भी एक समस्या है कि भविष्य में कृषि एक ऐसी चीज है जो जीवन का आधार बनाए रखती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय, इसमें सबसे कम द्वितीयक व्यवसाय में जो लोगों का जो काम में जो जुड़ाव है वो सबसे कम है। उस द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत 3.8% है। 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगी हुई हैं। तो सबसे कम कौन से व्यवसाय में भारत में द्वितीयक व्यवसाय में है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि तृतीय व्यवसाय, इस तृतीय व्यवसाय का जो डाटा आपके पास में है वो 41.6% अन्य श्रमिक हैं जो कि प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय से अलग कार्यों में लगे हुए हैं, उसका प्रतिशत है 41.6। तो अब अगर ऐसे बात करें तो प्राथमिक व्यवसाय में सर्वाधिक जनसंख्या लगी हुई है, जबकि तृतीय व्यवसाय में, इस प्राथमिक व्यवसाय के बाद में दूसरा स्थान आता है तृतीयक व्यवसाय का। तो यहाँ 41.6% जिसमें तृतीय व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं या श्रमिक हैं जो काम करते हैं, जो कि गैर घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण तथा अन्य सेवाओं में वो लोग कार्यरत हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्यावसायिक संवर्ग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा गया है। वो है, नंबर 1 है कृषक, दूसरा है कृषि मजदूर, तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक और 4 नंबर पे अन्य श्रमिक, जो इन तीनों कार्यों से दूसरे अलग कार्य करते हैं, जो अन्य श्रमिक हैं। हम भारत में श्रमिकों के रूप में महिलाओं की स्थिति देखते हैं तो कौन से कार्य में वो ज्यादा लगी हुई हैं। तो महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण और इसके साथ साथ में जो यहाँ आपने श्रमजीवी जो संगठन देखा है, ये महत्वपूर्ण तथ्य थे और मुख्य रूप से एनसीईआरटी से ही ये लिए गए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं, तो इनको आप ध्यान से सुने। इसके बाद में हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।